स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था मैटर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मैटर क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस on the basis of physical classification, and after that you also seen that how to matter कन्वर्ट देयर फिजिकल स्टेट। मैटर किस तरीके से अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, जिसमें हम टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर की हेल्प से और प्रेशर की हेल्प से मैटर अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इवेपोरेशन। तो ये टॉपिक्स हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था और उनके अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। आज जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब है, आप जैसे चैप्टर को ही यहाँ पे देख सकते हो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब जो मैटर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, क्या वो मैटर प्योर सब्सटेंस है या जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो प्योर है या नहीं है, इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर। और फिर प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कुछ टेक्निक्स हम इस चैप्टर के अंदर सेपरेशन की भी डिस्कस करेंगे कि अगर दो चीज़ें आपस में मिक्स हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम how to decide if any matter in your surrounding that is pure or impure। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पॉइंट डिस्कस करना है कि अगर कोई भी मैटर है तो क्या वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा, ये कैसे डिसाइड होगा वो अभी हमें डिस्कस करना है। तो सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि एनी मटेरियल विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, एनी मटेरियल with definite composition। देखिए, इसलिए बता रहा हूं मैं कि इसी के बेसिस पे अभी आपकी क्लासिफिकेशन होने वाली है मैटर की। ठीक है, एनी मटेरियल विद डेफिनेट कंपोजिशन इज नोन एज सब्सटेंस, इज नोन एज सब्सटेंस। तो अगर आपको केमिस्ट्री में सब्सटेंस को डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हैं एनी मटेरियल विद डेफिनेट कंपोजिशन इज नोन एज सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका एक प्रॉपर कंपोजिशन है कि वो किससे मिल करके बना है, वही क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। और इस सब्सटेंस के बेसिस पे ही हम आज मैटर की एक और क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अभी हम डिस्कशन करेंगे उसके बेसिस पे देखो, अब आपको एक्चुअली डिस्कस क्या करना है कि जो हमारे पास मैटर है, इस मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, कि मैटर जो है हमारे पास वो क्लासिफाई कैसे होगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है। क्वेश्चन तो यही अराइज है यहाँ पे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो विच सब्सटेंसेस आर नोन एज प्योर और इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर में हम उनको डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसके पीछे हमें कंपोजिशन यानी जो सब्सटेंसेस है जिनका एक डेफिनेट कंपोजिशन है उसी के बेसिस पे समझना है। तो जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे बेस्ड होगी, क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होगा, मैटर की क्लासिफिकेशन हम यहां पे करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम मैटर की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं
कि जो आपका मैटर है, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ये एक केमिकल क्लासिफिकेशन है कि जो आपका मैटर है वो बना किस तरीके से। जो पिछला था वो स्टेट्स के बेसिस पे था, स्टेट्स इन द सेंस कि वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। लेकिन यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कि मैटर का एक्चुअली बनना कैसे हुआ है, वो बना किस किस तरीके के मटेरियल से है, उसकी कंपोजिशन क्या है। उस बेसिस पे जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो तरीके से हम करते हैं। एक हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर सब्सटेंस। इसी को हम कहते हैं मिक्सचर और ये आपका प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब मैंने पहले ही बताया, एनीथिंग विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज नोन एज सब्सटेंस। अब आपका जो मैटर है, मैटर को हमने केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, यानी कि उनका बनना कैसे हुआ, वो बने कैसे हैं, किस टाइप के मटेरियल्स उस मैटर में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? The substances which are made by only one kind of particle, only one kind of particle, and these particles may be atom, molecule, ion, that's on। ठीक है, कि अगर जो आपका प्योर सब्सटेंसेस होंगे, प्योर सब्सटेंसेस मेड बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आप कंसिडर कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस का। जैसे सपोज मान लीजिए गोल्ड है, प्योर गोल्ड, ठीक है, या आयरन है, सिल्वर मान लो आप, ठीक है। तो ये जो कहने का मतलब है कि हम इनको कैसे कहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर प्योर है। तो जब गोल्ड की बात की जाएगी तो गोल्ड का जो पार्ट होगा, सपोज मान लीजिए ये गोल्ड है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही प्रेजेंट होगा। Au सिंबल होता है गोल्ड का, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ Au के एटम्स प्रेजेंट होंगे और कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि गोल्ड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। हम दो तरीके का वाटर कंसिडर करते हैं। एक जो वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर, जो लैबोरेटरी के अंदर यूज होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, वो भी H2O है। और जो हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, वो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो भी H2O है। लेकिन जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसमें वाटर के अलावा, H2O के अलावा मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप कहते हैं ना ये मिनरल वाटर है, तो उसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी के अंदर यूज होने वाला वाटर होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ H2O प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये जो वाटर है ये प्योर सब्सटेंस होगा, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जबकि अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इसमें H2O भी है, मिनरल्स भी है। तो ऐसे टाइप के कंडीशंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मिल्क ले लीजिए, हम कई सारे एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते। अगर आपसे किसी ने पूछा कि चलो बताओ भाई मिल्क आपका प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, तो आप कहेंगे कि हम तो मिल्क जो है प्योर ही रहता है, अगर इम्प्योर होता है तो हम पीते क्यों। जैसे वाटर है, वाटर भी आप इम्प्योर पीते हो, ठीक है, प्योर नहीं पीते। तो यहाँ पे मिल्क की भी अगर बात की जाए तो मिल्क के अंदर फैट, कैल्शियम, प्रोटीन,
वाटर, इतने सारे ग्रेडियंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आप मिल्क को प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। कहेंगे कि मिल्क भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें फैट है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, वाटर है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर प्योर का मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल प्रेजेंट हो, उसी को हम सिर्फ प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। ये आपका कैसा सब्सटेंस होगा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा। इज दैट क्लियर? And after that we learned here how to classify the pure substance. Pure substance is classified in two categories: element and compound. Pure substance is classified in two categories: element and compound. ठीक है, अब वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इनकी कैटेगरीज क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं, एन एलिमेंट इज अ प्योर substance which cannot be splitted into two or more simpler substances by any physical or chemical method. इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एलिमेंट आपका एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिस सब्सटेंस को और सिंपलर फॉर्म्स में हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट को कि एलिमेंट आर दोज सब्सटेंस विच आर मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट की डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। अब हमें डिस्कस करना है कि ये बात तो पता चल गई कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो जो एलिमेंट्स होते आप पढ़ेंगे जब जैसे जैसे आगे, तो वो थ्री टाइप्स के होते: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो आई थिंक यू नो अबाउट दिस, व्हाट द मीनिंग ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। वन बाय वन हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम मेटल की बात करते हैं। कुछ पॉइंट से आप जनरली जानते होंगे। जनरली मेटल्स आर हार्ड, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके मेटल्स आर हार्ड। जैसे कुछ सॉफ्ट मेटल्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। मरकरी आपकी लिक्विड स्टेट में होती है और ये मेटल के फॉर्म में होती है। तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो भी मेटल्स है ये हार्ड मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी इन लिक्विड स्टेट, और ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उतने हार्ड नहीं होते जितना हम सोचते हैं। ठीक है, बट मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। ये सब पॉइंट्स आई थिंक यू नो अबाउट इन प्रीवियस क्लासेस। 8th क्लास में या 7th क्लास में आपने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा होगा कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, दैट मीन्स लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और ये साइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये लस्ट्रस होते हैं। डक्टाइल मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट होते हैं। मैलिएबल मतलब सीड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। ठीक है, एंड मेटल्स आर good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. ये भी पॉइंट आप अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर एक लोहे के एक एंड को अगर आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो दूसरा एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसमें हीट एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तभी तो हम कहेंगे कि मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जितने वायर्स यूज होते हैं आपके घर में बिजली को वो करने के लिए, सबके अंदर मेटल यूज होता है। एल्यूमिनियम, कॉपर वायर्स यूज होते हैं, दे ऑल आर मेटल्स।
तो ये मेटल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एग्जाम्पल्स आप और भी कई सारे लिख सकते हैं मेटल्स के। These all are the examples of metal, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जस्ट एक तरीके से अपोजिट होते हैं, कि इनके अंदर मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, ये उतने हार्ड भी नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके। जैसे डायमंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो उसकी अलग कंडीशन है, वो जब हम डिस्कस करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो वो आप उसमें डिस्कस करेंगे उसको। बट अभी फिलहाल यहाँ पे बस इतना सीखना है कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो नॉन मेटल्स उतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ठीक है। फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी वही होगी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, मैलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, एंड दे ऑल्सो डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, वो जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल्स में आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉट डक्टाइल, नॉट मैलिएबल, एंड दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट्स मैं बोल रहा हूँ, ये सारे आपके नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और आपको मैंने इनकी प्रॉपर्टी बताई कि ये लस्ट्रस नहीं होंगे, शाइनी नहीं होंगे कुछ, फिर आपका मैलिएबल नहीं होंगे। तो इनकी अलग प्रॉपर्टी होगी जो आप फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में। बात करते हैं हम मेटलोइड्स की। तो मेटलोइड्स क्या होते हैं? मेटलोइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम कहते हैं मेटलोइड्स। लाइक कुछ एग्जांपल्स हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, प्योर सब्सटेंसेस की एक अनदर कैटेगरी जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड बनता है आपका, अगर आप कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे, ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस formed from two or more elements combined together in a definite proportion by weight। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स तब बनते हैं जब दो एलिमेंट्स या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंड होकर के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई वेट के अकॉर्डिंग, तो वो उन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते। जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, कि जैसे H2+O2 सपोज मान लीजिए, या कोई अदर एग्जांपल मान लीजिए, आपने मान लिया कार्बन एंड O2 गिव्स CO2। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों कंबाइंड हुए एक प्रॉपर रेशियो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ करके एक नया कंपाउंड बना, एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कंपाउंड। अब आप सोचोगे यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या है, कि आप अभी तो कहेंगे कि इसको तो बनाने के लिए दो चीजों को मिक्स किया गया है और इसमें दो टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो फिर यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होगा कि इसको हम प्योर कैसे कह सकते, इसमें एक ही टाइप का पार्टिकल नहीं है, इसमें तो दो टाइप के पार्टिकल है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन होने से पहले ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे, और जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए तो वो एक नया मॉलिक्यूल बनाए जिसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी ऑक्सीजन और कार्बन से। इस वजह से ये एक नया मॉलिक्यूल है, और इस नए मॉलिक्यूल की
एक अपनी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को वो रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से वो आपका प्योर सब्सटेंस होगा, ना कि वो इम्प्योर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंफ्यूजन ये होती है कि हम दो चीजों को मिक्स करेंगे तो वो इम्प्योर होगा, लेकिन ये है कि इन दोनों को कंबाइन करने से अब इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इसमें नहीं है, ये टोटली एक नया मॉलिक्यूल है। और सिर्फ यही अगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है किसी में, यहाँ पे सिर्फ CO2 है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा सब्सटेंस होगा, ये एक प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? कंपाउंड्स आपके दो तरीके के होते हैं। ये आप जैसे जैसे आगे की क्लासेस डिस्कस करेंगे आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक, क्योंकि ये 9th क्लास है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे मिलते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक, मिनरल्स, उनसे जो मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बाद में अभी हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की जब स्टडी की जाती है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब जब कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी की जाएगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और इन स्पाइट ऑफ दैट कार्बन के अलावा जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, उनके कंपाउंड्स की स्टडी आप करोगे तो उसको हम कहेंगे कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। क्लियर है इतनी बात? ये याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल एंड रॉक्स। इज दैट क्लियर?